नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। तो लखनऊ में घर में कमरे में मिली युवक की लाश। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से है, जहां घर के एक कमरे में युवक की लाश मिली है। पवन कुमार नाम के व्यक्ति के घर के कमरे में लाश मिली है, जिसके बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मंडी परिषद में चपरासी के पद पर करता था काम, जिसका शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है ये लाश। पड़ोसियों ने बदबू आने पर दी पुलिस को सूचना। तो पड़ोसियों ने बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। आपको बताते चले कि गोमती नगर थाना क्षेत्र के मंडी परिषद कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां घर में कमरे में एक युवक की लाश मिली है। पवन कुमार नाम के व्यक्ति की मिली लाश। तो पवन कुमार नाम के युवक की लाश मिली है और लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ओवैस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, घर के अंदर ही कमरे में एक युवक की लाश मिली है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, ओवैस? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये विभूतिगंज थाना क्षेत्र का मामला है, इसमें करेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये 3 से 4 दिन पुरानी जो है ये लाश बताई जा रही है। और ये जो मृतक थे, ये जो मंडी परिषद में ये चपरासी की नौकरी पर काम करते थे। और जो परिवार वाले थे उनको सूचना दी गई और पुलिस ने सूचना दी। और पुलिस को जो अगल बगल के पड़ोसी हैं, वहाँ बदबू आने पर उनको सूचना ये दी गई कि यहाँ पर लाश है। तो फिलहाल पुलिस ने जो है पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया है और आगे की जो कार्रवाई है और जांच है वो उसमें जुट गई है। ठीक है, देखिए ओवैस, मृतक के परिजनों को क्या जानकारी दे दी गई है इस पूरे मामले पर? जी देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को जानकारी मिल चुकी है। और मृतक के परिजन जो है वो पोस्टमार्टम हाउस से जो है यहाँ से पीएम करने के बाद लाश को ले जा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि लाश पुरानी होने की वजह से कि लाश का जो शरीर है वो पूरा काला पड़ चुका था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें संदिग्ध ये मामला नजर आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ओवैस, कम से कम अभी आपने जिक्र किया कि 3 से 4 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही है। हत्या या आत्महत्या, किस एंगल से पुलिस इस पूरे हत्याकांड की जांच कर रही है अब? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि दरअसल अभी पोस्टमार्टम हुआ है और साफ तौर पे ये इनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये क्लियर होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या पहले से इसके अंदर चोटें थी या और क्या है। ये सारी चीजें जो है पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएंगी, ये साफ तौर पे कहना है। फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले पे छानबीन कर रही है, जांच में जुटी है। और हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी और भी राज खुले। जी ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनका अकेले लड़ने का फैसला अटल है। बीएसपी अपने दम पर अकेली चुनाव लड़ेगी। साथ ही मायावती ने अब यह भी कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में संगठन की समीक्षा की और पार्टी नेताओं को तत्काल चुनाव में जुट जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मायावती ने केंद्र और यूपी सरकार की आलोचना की है। मायावती इस दौरान साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि जनता एक पार्टी की नहीं है। इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। ये तमाम बड़े बयान मायावती की तरफ से दिए गए हैं और एक बार फिर से मायावती ने स्पष्ट किया है कि वो लोकसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव में मायावती किसी भी तरीके के गठबंधन में न शामिल होंगी, ना ही किसी गठबंधन का हिस्सा होंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बताते चले कि इस बार विधानसभा चुनाव भी जिन 5 राज्यों में हुए हैं, उन राज्यों में जहां जहां भी मायावती चुनाव लड़ती हुई नजर आई हैं, वो अकेले अपने ही दम पर चुनावी मैदान में उतरी हैं। और अब लोकसभा चुनाव से पहले भी मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि एकला चलो की राह पर मायावती और उनकी बसपा अटल है। यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगी। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है जिसका जिक्र मायावती ने किया? बिल्कुल आसान नहीं है मुस्कान, क्योंकि यहाँ पर जमीन खो चुकी है और यहाँ पर इनकी कोई जमीन नहीं बची है। क्योंकि यहाँ पर एकला चलो की नीति बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, इसके पहले में 14 चुनाव का हमने नतीजे देखे थे।
कोई सीट वहां पर नहीं थी। 19 चुनाव में अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था, वहां के इनको लाभ मिला था और 10 सीटें वहां पर जीत कर आई थी। तो कहीं ना कहीं इनके अलावा जो कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो वो एकला चलो की बात कर रही है, तो इनको तमाम तरीके से इनको अपने पाले में करने का प्रयास तो किया गया, क्योंकि हमेशा देखा है इससे पहले भी जब सरकार उनकी रही है तो इस जो एक परंपरागत वोट बैंक उनका रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर लोग उनको साथ जोड़ना चाहते हैं। खासतौर से पीडीए की बात जिस तरह अखिलेश यादव कर रहे हो, INDA गठबंधन कर रहा है, उसको देखते यहाँ पर चर्चा हमेशा होती आई है। पर बसपा सुप्रीमो यहाँ पर तमाम मंचों से ट्वीट के माध्यम से अपने बयानों के माध्यम से स्पष्ट कर चुकी है कि इस बार का जो 24 का चुनाव है ये महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यह चुनाव के दौरान इस चुनाव के द्वारा तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी यहाँ पर भविष्य तय होना है, क्योंकि तमाम जो दल यहाँ पर होंगे अगर वो बेहतर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको संजीवनी मिलेगी। अगर यहाँ पर 24 चुनाव वो हारते हैं या उनका प्रदर्शन खराब रहता है तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर कुताराघात होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन देखिए गौरव, जिस तरीके से आज मायावती ने एक बड़ी बात और कही कि इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, उनका ये इशारा किस तरफ था, उनके इस बयान से क्या मतलब है? सारा नमस्कार उनका स्पष्ट रूप से यहाँ पर यही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है कि INDA गठबंधन अलग यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। हालांकि उससे पहले ही वहाँ पर रार पड़ चुकी, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव, राजस्थान चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने 85 था, उसके बाद से तमाम तरह के बयान हमको कांग्रेस की पार्टी तरफ से, समाजवादी पार्टी तरफ से सुनने को मिले थे, वो रार बढ़ चुकी है। पर रार यहाँ पर खत्म होगी कि नहीं होगी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जब INDA गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ NDA गठबंधन चुनाव लड़ेगा, तो बसपा सुप्रीमो यहाँ पर एकला चलो की नीति में चलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जो दलित वोट बैंक है, जो OBC वोट बैंक है, ये किस तरफ जाता है, क्योंकि ये निर्णायक भूमिका में हमेशा से रहता आया है। और यहाँ पर देखने वाली बात होगी, इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि चुनाव दिलचस्प होने वाला है और निश्चित रूप से निर्णायक भूमिका निभाने वाला OBC दलित वर्ग इस बार किसके साथ जाने वाला है, यही महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव, लेकिन एक बात यहाँ और अहम हो जाती है, जिस तरीके से मायावती लगातार कॉन्फ्रेंस के जरिए जिक्र करती है कि वो अकेली चुनाव लड़ेंगी, गुपचुप तरीके से बंद कमरों के अंदर समीक्षा बैठक होती है, आज जिस तरीके से यूपी उत्तराखंड की समीक्षा बैठक हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर उतरना बहुत जरूरी है। आखिर मायावती जमीनी स्तर पर सक्रिय क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि चुनाव अब सर पर है गौरव? बिल्कुल मुस्कान, मैंने अपने पहली बात में आपको कहा कि इनकी जमीन इसलिए नहीं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि केवल चुनाव होता है तब सक्रियता यहाँ पर नुकसानदेह होती है और यहाँ पर तमाम पार्टियों की चुनाव को सक्रियता नुकसान देती है। अगर बीजेपी लगातार यहाँ पर जीत रही है, जिसके पीछे बीजेपी का 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाला फलसफा भी होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी कुछ लाभ मिल रहा है, उसकी मेहनत और सक्रियता के माध्यम से मिल रहा है। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो ट्वीट के माध्यम सक्रिय रहना जरूरी नहीं है। हमने देखा लगातार तमाम तरह के मुद्दे निकल गए हैं, उस पर बसपा की तरफ से कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई सक्रियता नहीं नजर आई और निश्चित सक्रियता आपको नजर नहीं आती। जनता भी आपको यहाँ पर अपेक्षा करने में गुरेज नहीं करते। निश्चित रूप से यहाँ पर अगर जनता अपेक्षा करेगी तो यहाँ पर मुश्किल है कि यहाँ पर जो 19 वाला प्रदर्शन है वो दोहरा पाए, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम वोट पर आपके साथ गया था, तब वहां पर आपको 10 सीटों पर जीत मिली थी और यहाँ पर फिलहाल जिस तरह से उन्होंने एकला चलो हुई नीति पे बात की है, अब एक गौरतलब वाली बात होगी कि यहाँ पर किसको टिकट देती, क्योंकि यहाँ पर पुराने टिकट भी उम्मीदवार जो इनके जो प्रत्याशी जो जीत कर आए थे उनका भी अलग पार्टी में जाने का अंदेशा लग रहा है। अभी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभद्र टिप्पणी के मामले में अभिनेत्री और रामपुर के पूर्व सांसद जयप्रदा कोर्ट में पेश नहीं हुई हैं, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और अब इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। बताया जा रहा है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर ST हसन समेत अन्य सपा नेता शामिल हुए थे, जहां आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद जयप्रदा के PRO ने इस पूरे मामले पर एक FIR दर्ज कराई थी। ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है, सुनवाइयों का दौर जारी होता है, लेकिन लगातार कोर्ट के बुलाए जाने पर भी जयप्रदा कोर्ट में पेश नहीं होती है, जिसके बाद अब जयप्रदा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं। अभद्र टिप्पणी से जुड़ा यह पूरा मामला था और अब अभिनेत्री जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
तो देखिए, ये पूरा मामला अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां ये आरोप लगाए गए कि तमाम सपा सांसदों ने मिलकर, पूर्व सांसदों ने मिलकर जयप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। वहीं ये बयान सामने आने के बाद जयप्रदा के पीआरओ ने एक मामला भी दर्ज कराया। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, सुनवाइयों का दौर जारी रहा। इसी बीच जब जयप्रदा को कोर्ट में तलब किया गया तो जयप्रदा बार बार बुलाए जाने पर भी जब कोर्ट में पेश नहीं हुई, तो अब कोर्ट ने वारंट जारी किया है जयप्रदा के खिलाफ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओवैस इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, 2019 का ये पूरा मामला, लेकिन अब इस पूरे मामले पर जयप्रदा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और अब जयप्रदा के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। सबसे पहले ओवैस, जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसमें अब जयप्रदा घिरती हुई नजर आई है। हेड स्पीच का ये पूरा मानना था और इसमें जो है जयप्रदा को कई बार जो है कोर्ट से नोटिस संबंध भी गए थे और इसमें कई बीडब्ल्यू भी जारी हुए थे। बीडब्ल्यू जारी होने के बाद उसमें जो है आपके जितने भी उसके बाद वारंट इशू हुआ है और वारंट इशू होने के बाद भी यहाँ पे इसमें 5 लोग और भी आरोपी बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, देखिए ओवैस, लगातार जो जयप्रदा की मुश्किलें है वो तो अब बढ़ती ही जा रही है, जहां जयप्रदा के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। अब आगे जयप्रदा के जो वकील है उनका टेक क्या होगा? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि वकील का साफ तौर पे ये कहना था कि इस पे जो है जयप्रदा को जो है अब बुलाया जाएगा यहाँ पर, और क्योंकि जयप्रदा के हेड स्पीच मामले में इसमें आजम खां और जो अब्बास हैं वो और तमाम जो और भी 5 आरोपी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जयप्रदा को अब इसके अंदर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और अगर जयप्रदा कोर्ट में नहीं पेश होती है तो इन पे जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, इसमें आपको बता दूं कि एनबीडब्ल्यू वारंट इशू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अपने वकील को खड़ा करेंगी और अपना पक्ष रखेंगी। तो देखिए, ठीक है ओवैस, लगातार आपने जिक्र किया और हम भी जिक्र कर रहे हैं कि गैर जमानती वारंट अब इस पूरे मामले पर जारी हो चुका है, लेकिन लगातार कोर्ट जो है वो समन भेजता रहा जयप्रदा को ताकि वो कोर्ट में आए, अपना जो बयान है वो दर्ज कराए। लेकिन उसके बावजूद भी जब जयप्रदा कोर्ट में पेश नहीं हुई है तो उसके पीछे की वजह क्या बताई गई है जयप्रदा के वकील ने? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जो कोर्ट का ये कहना है और वहाँ पे जो उनके वकील है उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि यहाँ पर इनको जो है ये सम्मन भी भेजे गए थे, फिर उसके बाद बीडब्ल्यू भेजा गया। बीडब्ल्यू भेजने के बाद मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि फिर एनबीडब्ल्यू वारंट इशू होता है और जब एनबीडब्ल्यू वारंट इशू हो गया तो उसमें जयप्रदा नहीं गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ी लापरवाही है और जयप्रदा की इस लापरवाही से इसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का अगर अवहेलना की जाएगी, कोर्ट को अगर नहीं माना जाएगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोर्ट भी संज्ञान लेगा और इसमें जो है कार्रवाई भी करेगा। अब देखना यह होगा कि इनके वकील आगे आने वाले पक्ष में इनका क्या पक्ष रखते हैं, क्या कारण था क्या नहीं था, ये अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ओवैस, देखिए इस मामले पर अब अगली सुनवाई की तारीख क्या तय की गई है? जी देखिए, अब इनका जो एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है तो इनके वकील अब अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि अब इसमें तारीख नहीं, अब तो एनबीडब्ल्यू इशू हो चुका है। क्योंकि एनबीडब्ल्यू होने के बाद अरेस्टिंग होती है या फिर उनको कोर्ट में पेश होना होता है। तो कोर्ट में अब वो जब एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है तो अब वो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ये अपने वकील से सलाह मशवरा जो भी इनकी करेंगी। और देखिए ओवैस, अब एनबीडब्ल्यू जारी हो गया है, कितने दिन का समय दिया गया है जयप्रदा को कि वो कोर्ट में पेश हों? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद तुरंत ही या फिर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा या फिर इनको अरेस्टिंग होगी। तो अभी जयप्रदा जो है वो फिलहाल अभी इन सारे वकीलों से संपर्क कर रही हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अपना बचाव भी कर रही हैं। तो अब कब पेश होंगी ये अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आजम खान सांसद एसटी हसन भी इस पूरे मामले में आरोपी है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर जयप्रदा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि एनबीडब्ल्यू जयप्रदा के खिलाफ जारी किया गया है, वो भी कोर्ट द्वारा ही एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। अब लगातार जयप्रदा अपने वकीलों से संपर्क स्थापित करते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ अब इसके बाद इनके वकील क्या एक्शन लेंगे, आगे की जयप्रदा की जो प्लानिंग है वो क्या होगी, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।
पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज के कुछ मुस्लिम छात्राओं का बुर्के में कैटवॉक करते हुए वीडियो सामने आया था और अब इस कैटवॉक पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल श्री राम कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग के छात्र छात्राओं के लिए 24 से लेकर 26 नवंबर तक फैशन स्प्लैश 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बाहर से भी कई फैशन डिजाइनर्स ने हिस्सा लिया और उन लोगों ने अपनी डिजाइनिंग की गई ड्रेसेस छात्राओं को पहनाई भी थी। वही डिजाइनर शनेहा ने इस शो के लिए 13 तरह के बुर्कों के डिजाइन तैयार किए थे, जिसको हिंदू मुस्लिम दोनों ही छात्राओं ने पहनकर रैंप वॉक किया था। वहीं जमीयत उलेमा का कहना है कि ये बेहद निंदनीय है। बच्चों को शिक्षा के बजाय गलत चीजों में उलझाया जा रहा है। देखिए, जो फैशन शो हुआ है और उसमें बुर्के का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सरासर गलत है। ये दूसरे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है और हम इसका पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा इसकी मजम्मत करती है। और एक बात हम आपको ये बता दें कि जो बुर्का है वो किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी भी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। फैशन शो के लिए और बहुत सारी चीज़, कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बुर्का उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। श्री राम कॉलेज में जो कैटवॉक किया गया है नए तरीके से, और उसमें मुस्लिम लड़कियां शामिल हुई हैं। उन्होंने नया तरीका निकाला। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसमें अगर इसमें मतलब ये कि जिन लोगों ने भी एतराज़ किया है, मुसलमानों ने या उलमा इकराम ने, तो उनका ये एतराज़ जायज़ है और ये इस्लाम के और आइन के, इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़ है। तो देखिए, बुर्का नशी युवतियों का ये जो कैटवॉक किया गया है, अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। रैंप पर बुर्का पहनकर कैटवॉक किया गया है। अब इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो रैंप वॉक किया गया है ये बेहद ही निंदनीय है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, बुर्का नशी महिलाओं ने ये जो रैंप वॉक किया है, इसको लेकर अब धर्मगुरुओं की तरफ से भी तमाम सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस मुद्दे को लेकर भी अब कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिल रही है। आखिर अगर रैंप पर बुर्का पहनकर रैंप वॉक किया जाता है तो आखिर इससे गुरेज कैसा? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से नकाब को लेकर के जो रैंप किया गया, उस रैंप को लेकर के एक तरफ से देखा जाए तो राजनीति, एक सियासत में जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पे तो ये चर्चा का विषय बन गया है। उसके साथ ही अगर बात किया जिस तरीके से जो स्कूल का जो मामला है, उस श्रीराम स्कूल में ये रैंप वॉक किया गया, उसके बाद जो धर्मगुरु हैं, कई धर्मगुरुओं ने इस पर आपत्ति भी जताई और उस पर राजनीतिक सियासत भी खेली है। लेकिन अब अगर कुछ धर्मगुरुओं की बात की जाए, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी आए, कुछ लोग इसके समर्थन में भी आए, क्योंकि जिस तरीके से नकाब को लेकर के पर्दानशी का जो एक इस्लामिक धर्म में कहा जाता है, महिलाओं को पर्दानशी होने के लिए उस नकाब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से फैशन शो में इसका इस्तेमाल किया गया, तो इस मामले को लेकर के अगर छात्राओं की बात की जाए तो छात्राओं के द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरीके से वहां पर साड़ी और स्कर्ट का फैशन शो होता है, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो नकाब है, नकाबों का फैशन शो रखा गया और उसमें रैंप किया गया। क्योंकि जिस तरीके से कई महिलाएं जो है जो पर्दानशी करती हैं, लेकिन वो नकाब को लेकर के आपत्ति भी जताती हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि जो रैंप किया गया उसमें तरह तरह के जो नकाब दिखाए गए, कई डिजाइनर दिखाए गए, उस नकाबों का जो एक फैशन शो में इस्तेमाल किया गया, उससे जो महिलाएं हैं जो पर्दानशी होना चाहती हैं लेकिन नकाब को बाइकआउट करती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जब इससे ये फैशन शो किया गया, तो उसके बाद से कई लोग उस तरह के नकाबों को खरीदने के लिए भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों की बात की जाए, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में ये सियासत का मुद्दा बना है, तो उसके बाद से भी कई बार ऐसा भी कहा गया है, कई चीजें ऐसी छात्राओं के द्वारा कही गई कि जिसकी तरफ से फैशन शो का ये काम किया गया था, उनकी तरफ से भी, उनके पास भी कई ऐसे मामलों में ऑफर भी आने शुरू हो गए हैं नकाबों को लेकर के। लेकिन कलीम, आपने जिक्र किया कि जब ये वीडियो सामने आए तो जमीयत उलेमा की तरफ से तो साफ तौर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि इसके समर्थन में भी कई धर्मगुरु खड़े हुए नजर आए। कौन कौन से वो ऐसे संगठन हैं जो इस रैंप वॉक के समर्थन में खड़े हुए नजर आए? कलीम, देखिए, मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात की जाए तो लखनऊ के ही एक जो मौलाना है, उनके तरफ से भी आज एक बयान जारी किया गया था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से उन लोगों ने ये जो
फैशन शो रखा था उसमें किसी तरह की आपत्तिजनक स्थिति नहीं दिखाई, ना ही ड्रेस छोटी दिखाई, पूरा पर्दा नशी का काम किया गया है। और जो नकाब को लेकर के पूरा रैम किया गया उसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जबकि उसमें किसी तरह का गलत काम नहीं दिखाया गया, ना ही नकाब को एक अलग दिशा में दिखाया गया। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी एक मौलाना का बयान सामने आया, कई लोग बिना कैमरे पर सामने आए, उन्होंने अपना बयान जारी किया, लेकिन इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से धर्म गुरुओं की बात की जाए तो इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष जो बात की है समर्थन और बिना समर्थन के बात आ रही है, जो कार्रवाई की बात भी की जा रही है, स्कूल प्रशासन के द्वारा भी जो इस मामले को लेकर के साफ तौर से कहा गया, इसमें किसी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं जताई गई है। और कार्रवाई की जो बात कही गई, किसी तरह की उन छात्राओं के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि जो छात्राओं को साफ तौर से ऑप्शन दिया गया था कि वो लोग आखिर जो फैशन शो में हिस्सा ले रहे हैं वो किन फैशन शो में हिस्सा लेंगे, तो उन्होंने सीधा नकाब को बुर्के को चुना था। तो उसके बाद उन लोगों ने पूरा रैंप जो है नकाब पे ही निकाला था। और उसमें जो बात की केवल मुस्लिम महिलाएं नहीं थी, जो बात की हिंदू धर्म की महिलाएं थी, जो विशेष समुदाय की महिलाएं थी, वो भी इस नकाब रैंप में हिस्सा ले चुकी हैं। फिलहाल अब जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में इसकी सियासत गर्म हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर बिल्कुल। देखिए कलीम, ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, जहां हम मॉडर्निटी के साथ ही अपने धर्मों को भी एक साथ एक बराबरी से लेकर के चल रहे हैं। जहां एक तरफ हमने बुर्के को एक मॉडर्न रूप दिया, तो वही जो बुर्का का वाकई अस्तित्व था वो भी इस वीडियो में बरकरार नजर आ रहा है। फिर आखिर इस पूरे मामले को लेकर के इतनी टीका टिप्पणी करने की वजह क्या है? हाँ देखिए, फिलहाल जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में जिस तरीके से ये मामला गरमाया है और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो तस्वीरें आई हैं, उसके पीछे वजह बताई ये जा रही है कि जो श्री राम स्कूल है वहां पर जिस तरीके रैम का काम किया गया है, वहां पर एक मैसेज देने का ये काम किया गया, सोशल मीडिया पर कई तरह के भड़काऊ मैसेज भी डाले गए, उसके बाद से ये राजनीतिक सियासत गरमाई है। फिलहाल जिस तरीके से सोशल मीडिया की बात की है, सोशल मीडिया पर यह मामला जो है एक अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है कि श्री राम स्कूल में जो नकाब का रैंप किया गया उस मामले को लेकर के विरोध भी देखने को मिला। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्कूल प्रबंधक की बात की जाए या फिर कई धर्मगुरुओं की बात की या फिर राजनीतिक गलियारे में कई ऐसे जो नेता हैं उनके तरफ से भी इस मामले को लेकर साफ तौर से कहा गया है कि इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं, सभी को एक साथ रह करके खड़े होना चाहिए। और जो बुर्का जो रैंप हुआ है उसमें सभी धर्म की महिलाएं लाजमी है कि इस वीडियो में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो बुर्का पहनकर रैंप वॉक करती हुई नजर आ रही हैं। अब जिस तरीके से उन लड़कियों पर भी लगातार टिप्पणी की जा रही है, इस पूरे मामले पर इन लड़कियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, लड़कियों की तरफ से साफ तौर से छात्राओं के द्वारा कहा गया है कि इस मामले को लेकर के जिस तरीके से जो आवाज उठाई जा रही है उसमें गलत आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि उन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। नकाब को लेकर के जो प्रमोट करने का काम किया, उनके द्वारा साफ तौर से फैशन डिजाइनिंग में यही काम किया गया कि जो नकाब है जिसको लोग बैन करने की बात कर रहे हैं उसको वो भी एक फैशन शो का हिस्सा बन सकते, उसके भी तरह तरह के नकाब हो सकते हैं। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से बात की जाए उनमें छात्राओं के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है इसमें किसी तरह का वो पीछे नहीं हटेंगी और अगर फिर से जो मौका मिलेगा तो एक बार फिर से ये लोग नकाब रैंप करेंगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेंगलोर से कानपुर में एक खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक युवक के खाते में ट्रांसफर होकर 1200 अन्य कई खातों से निकाले जाने का मामला कानपुर से सामने आया, जहां पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी और कानपुर जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने एक टीम गठित कर जांच के आदेश देते हुए कहा कि एक साइबर ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस अभियुक्तों की तलाश कर रही है। फिलहाल पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एग्जैक्टली ये पैसा गायब होने का मामला नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। एक तरह से ये साइबर फ्रॉड है और बेंगलुरु में मुकदमा 375/23 विद्यारण्यपुरा थाने में दर्ज हुआ है, जिसका इन्वेस्टिगेशन बेंगलुरु पुलिस कर रही है। ये लोग कई लोगों का अकाउंट यूज करते हैं और उसके पीछे जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि जिसका अकाउंट ये यूज करते हैं उसके अकाउंट के यूज किए जाने के बदले भी उनको कुछ पैसे देते हैं। ये विशद है, बेंगलुरु पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वी आर इन टच विद द बेंगलुरु पुलिस। यहाँ से 2 लोगों को बेंगलुरु पुलिस जैसा कि उनके इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड था ले गई है और बेंगलुरु पुलिस से हम भी संपर्क में हैं और भी जो भी इसके दायरे में आएंगे उनको हम लोग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे। बेंगलुरु पुलिस जो भी सहयोग हमसे चाहेगी जी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए साइबर ठगी का ये जो पूरा मामला है ये अब सामने आ चुका है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी की है, लेकिन इस पूरे मामले का दीपक खुलासा कैसे हुआ?
इसका आपको बता दें जिस तरीके से एक साइबर ठगी का मामला कानपुर में देखने को मिला है। पूरे क्रम आपको बता दें, बेंगलुरु में जो है एक मुकदमा दर्ज होता है तो साइबर ठगी का। इसके बाद जो है कानपुर में एक बैंक स्थित है ICICI, जिसमें 1 करोड़ 12 लोगों के अलग अलग खातों में किया जाता है। उसके बाद यह कि एक महिला से जो है OTP लेके उसके साथ 4,24,000 की ठगी की गई है, जिस पर बेंगलुरु पुलिस पहले से ही कानपुर आती हो, कानपुर आने के बाद कानपुर पहुंचती है और 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। एक शुभम तिवारी और एक शिवम यादव, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करती है। पूरे मामले का खुलासा होता है। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस उन दोनों आरोपियों को लेकर चली जाती है और पूरे मामले में बेंगलुरु पुलिस जांच कर रही है। अगर कानपुर पुलिस की बात की जाए तो जिस तरीके से जो है आनंद तिवारी जो ज्वाइंट कमिश्नर है, उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि टीम गठित की गई है और इस गंभीर मामला, इस पर पूरी गंभीरता से जांच कराई जाएगी और जो भी ऐसे लोग शामिल होंगे, इनके गैंग में शामिल होंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ज्वाइंट CP कमिश्नर ने यह भी बताया कि पूरे मामले की जांच जो है वो कानपुर पुलिस तो कर रही है, साथ साथ जो है बेंगलुरु पुलिस भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से खाते में पैसा आता है, फिर अलग अलग खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो ये बड़ी बात है। हालांकि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनका खाता जो है लेके ये किराए पर लेके खाते में पैसे डालते थे और इसके बाद जो लोग साइबर ठगी का काम करते थे तो उन खाता धारकों को जो है पैसे भी देते थे। तो बड़ा गंभीर मामला सामने आया। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। देखना ये होगा कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में क्या निकल के आता है। बिल्कुल दीपक, देखिए मामला काफी गंभीर है क्योंकि बैंगलोर से जो बड़ी एक अमाउंट है वो कानपुर के खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी फिलहाल हो चुकी है। क्या इस गिरोह के तार कई अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं क्या? इस पूरे सवाल पर पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बेंगलुरु में मुकदमा दर्ज होता है और गिरफ्तारी बेंगलुरु पुलिस कानपुर आके करती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं की कई जिलों में इनका रैकेट फैला होगा। लेकिन पुलिस का अभी ये कहना है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही। पूछताछ में जो भी चीजें सामने आएंगी उसका भी खुलासा जल्द किया जाएगा। हालांकि कानपुर पुलिस ने जो है एक टीम गठित की है और टीम गठित करके लगातार कार्रवाई की बात कह रही है और बेंगलुरु पुलिस भी अपनी जाँच कर रही है। जांच के बाद ही कहा जा सकता है कितने तार गैंग में जुड़े हुए हैं और गैंग में कितने लोग शामिल हैं और कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया जा सका है। लेकिन ऐसे भी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से जो खाते किराए पर लेके खाते में लोगों को पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उनको लालच दी जाती है, तो ऐसे जो खाता धारक है उन पर भी पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे आगे मामले हो न सके। अब देखना ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद दीपक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये पूरा मामला साइबर ठगी से जुड़ा हुआ बताया गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई की है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ का दौर जारी और अटकलें है कि इस पूरे मामले पर अभी कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।